इंडियन फिजियोग्राफी में 3 टॉपिक बचा हुआ है। 3 टॉपिक कौन कौन है? एक है डेजर्ट, फिर है कोस्टल प्लेन और थर्ड टॉपिक है आइलैंड। इसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा इंडियन फिजियोग्राफी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टीआरई 3.0 के लिए, चाहे किसी भी क्लास की बात करो, 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th में जो जीएस 40 नंबर का आता है, उसमें जो 8 का क्वेश्चन आते हैं इंडियन ज्योग्राफी से, या अगर जो सब्जेक्ट आप लिए हो जहाँ पे पूरा 80 नंबर ही ज्योग्राफी वगैरह से आता है, वो तो अलग बात है। तो ये इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और आसान क्वेश्चन आते हैं। तो हमें 3 टॉपिक कवर करना है। और अब हम कैसे करेंगे? एक टॉपिक डेजर्ट उठाएंगे, डेजर्ट से जो जो क्वेश्चन बन रहा होगा वो क्वेश्चन हम करेंगे। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोग को। ये है घटना चक्र। तो घटना चक्र में देखिए, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ना, उसके बाद हम क्वेश्चन कौन कौन से करने वाले? कोस्ट लाइन, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट, आइलैंड ग्रुप ऑफ वे ऑफ बंगाल, आइलैंड ग्रुप ऑफ अरेबियन सी। इसमें डेजर्ट वाले टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए डेजर्ट वाले नहीं करेंगे। ये पार्ट हमें पूरा क्वेश्चन भी करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा और साथ में थ्योरी भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत में जो मरुस्थल है, ठीक है ना, भारत में जो मरुस्थल है, इसको हम थार मरुस्थल भी बोलते हैं, थार डेजर्ट या ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं। इसका लोकेशन आप देखिए, जो अरावली वाला पार्ट है ना, अरावली वाला पार्ट, अरावली से इस साइड, अरावली के वेस्टर्न साइड जो आप देखो, नॉर्थ वेस्टर्न साइड, ये आपको जो मरुस्थली मिलेगा, ठीक है, ये डेजर्ट मिलेगा इसको। और ये देखो, यहाँ से एक रिवर गुजरती है, लूनी रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट। लूनी रिवर के बारे में एक खासियत है कि लूनी रिवर अरेबियन सी, क्योंकि जनरली हम लोग रिवर के बारे में जानते हैं कि रिवर जो अपना रास्ता ख़त्म करती है किसी न किसी ओशन में ख़त्म करती है, बट लूनी रिवर यहीं पे ख़त्म हो जाती है। वो समुद्र का मुंह नहीं देखती है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। लूनी रिवर देखो, अगर आप ठीक से देखते हो तो मरुस्थल को भी ऐसा थोड़ी है कि सारे मरुस्थल बिल्कुल एक ही प्रकार के होंगे, कोई ज़्यादा होगा कोई कम होगा। तो ये भी, इसको भी आप 2 प्रकार में बांट सकते हो। एक है मरुस्थली वाला पार्ट, बिल्कुल ड्राई लैंड, या बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं डेड लैंड, ठीक है। बट एक होता है बेगार वाला जो रीजन होता है ना, वो थोड़ा थोड़ा हम वहाँ पे अगर पानी का थोड़ा सा व्यवस्था कर ले तो वहाँ पे खेती वगैरह हो सकती है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले मरुस्थली, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेडलैंड। यहाँ पे वेजिटेशन, क्लाइमेट कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं मरुस्थली, जो मरुस्थल है ना, उसका भी जो ईस्ट वाला पार्ट है वो थोड़ा सा रॉकी है, थोड़ा सा वहाँ पे आपको रॉक मिलेगा। जो वेस्ट वाला पार्ट है वहाँ पे सैंड ड्यून्स मिलेगा। तो आपसे पूछा जा सकता है मरुस्थल का कौन से पार्ट है, किस तरफ के पार्ट है जहाँ पे रॉक वाला पार्ट मिलेगा, और किस साइड वाला पार्ट है वो सैंड ड्यून्स मिलेगा, ठीक है। और इधर ये मरुस्थली पूरे, अगर हम बात करें थार मरुस्थल का, जो वेस्टर्न साइड है उसमें मरुस्थली है, ईस्टर्न साइड आपको क्या मिलेगा? बगार बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक सेमी डेजर्ट एरिया है, ठीक है ना। ये अरावली के वेस्ट में पड़ता है। यहाँ पे जो सैंड होता है ना, वो बहुत पतला लेयर होता है। यहाँ पे एक रिवर गुजरती है जिसका नाम है लूनी रिवर, ठीक है। और कई सारे सॉल्ट लेक भी यहाँ पे मिलेंगे, जैसे सांबर लेक होता है। उसके अलावा जो बगार रीजन है राजस्थान का, वहाँ पे आपको कई सारे शॉर्ट सीजनल स्ट्रीम भी मिलेंगे, ठीक है ना। और वो कहाँ से निकलती है? अरावली रिवर से निकलती है। और ये स्ट्रीम्स के कारण एग्रीकल्चर वहाँ पे हो पाता है। और कुछ फर्टाइल पे, आपसे सिंपल पूछेगा, रोही वर्ड, मरुस्थल में एक वर्ड है रोही। रोही का मतलब क्या होता है? रोही का सिंपल मतलब है फर्टाइल पैच, जहाँ पे खेती हो सकती है। रिवर इंपॉर्टेंट क्या है? लूनी रिवर कहाँ से निकलती है? अरावली रेंज के पुष्कर वैली से निकलती है, अरावली रेंज के पुष्कर वैली से निकलती है। और ये रन ऑफ कच्छ में जाती है, ठीक है, रन ऑफ कच्छ में जाती है, याद रखना। लूनी के जो नॉर्थ उत्तर साइड है उसको हम थाली या सैंडी प्लेन बोलती है, ये भी ध्यान रखना है। देखो जनरली यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रीम क्या होता है, देखो नॉर्मली हम लोग दूसरे केस में, दूसरे एरिया में देखो तो रिवर निकलती है, फिर प्रॉपर वो ओशन में जाके मिलती है, चाहे वे ऑफ बंगाल में जाए या अरेबियन सी में जाए। बट ये कुछ दूर चलने के बाद बिल्कुल खो जाती है। तो इनलैंड ड्रेनेज बनाती है और लेक बनाती है, मतलब लेक ज्वाइन करती है। लेक जो बनता है, अब
माउंट, एक वर्ड है प्लाया। अगर आपसे पूछा है प्लाया, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्लाया का सांबर लेक। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत के इंलैंड में जो सॉल्टी लेक है उसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सांबर लेक है। ठीक है ना, ब्रैकिस वाटर इसमें मिलेगा, बहुत ज़्यादा ये सॉल्ट का सोर्स है, इंपॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है, ध्यान रख सकते हो। अब देखो यहाँ पे है सैंड ड्यून्स। ये सैंड ड्यून्स आपको डेजर्ट लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। देखो, इट इज अ लैंड ऑफ अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी डॉटेड विथ लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स होता है, ट्रांसवर्स होता है और बार चांस होता है। तीन अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स और यहाँ में क्या अंतर है, सिंपल देखो, जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है उसको क्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये तो हमको पता है ना, क्रेस्ट ट्रॉफ। तो विंड का डायरेक्शन और एक क्रेस्ट का डायरेक्शन दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो ट्रांसवर्स ड्यून्स बोलते हैं। अगर अगर पैरेलल है, पैरेलल देखो, विंड का डायरेक्शन भी है और ये क्रेस्ट का डायरेक्शन भी है, ये दोनों पैरेलल है, इसको लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बोलते हैं। ठीक है ना, आपको नहीं लग रहा पैरेलल, ये भी इधर ही जा रहा है और ये भी इधर ही जा रहा है, तो पैरेलल, ऑलमोस्ट पैरेलल है ना, लेकिन यहाँ तो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर हम ट्रांसवर्स ड्यून्स। ट्रांसवर्स वर्ड आपने साउंड में, वेव में, ये सब में याद किया होगा ना। अब यहाँ पे देखो, और जो बार चांस ये वर्ड है, ये कुछ इस तरह का शेप बनता है, इस तरह का शेप, विंड का डायरेक्शन इधर, ये शेप इधर इधर है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा मशरूम रॉक किस जगह का, किस फिजियोग्राफी का फीचर है, तो ये भी याद रखना, ये डेजर्ट का है। शिफ्टिंग ड्यून्स तो हमको पता है, शिफ्टिंग ड्यून्स को क्या बोलते हैं, द्रियांश बोलते हैं, द्रियांश। उसके बाद ओएसिस, बहुत इंपॉर्टेंट, सिंपल पूछेगा भाई, ओएसिस किस टाइप का फीचर है, पूछा सकता है आराम से, ऐसा पूछा है। फिजियोग्राफिक फीचर बहुत पूछ लेते हैं, तो ड्यून्स देख लिया, ड्रियांश देख लिया, ओएसिस देख लिया। उसके बाद ऐसा लेक जो बिल्कुल, मतलब ऐसा रिवर जो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है ओशन में जाने से पहले, वो सब कहाँ पे मिलते हैं, डेजर्ट एरिया में मिलते हैं। तो ये दोहरा ध्यान रख सकते हैं। अब चलिए हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, कोस्टल प्लेन। देखो, कोस्टल प्लेन दो प्रकार से, दो साइड है, एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, एक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। प्लेन का मतलब क्या हो, प्लेन का मतलब अभी तो सुना है ये यहाँ पे पहाड़ होता नहीं। देखो, ये अगर घाट है, मान लो ये वेस्टर्न घाट है, ऊंचा है, तो यहाँ से कुछ कुछ वाटर यहाँ पे बारिश उरिश होगी तो यहाँ से पानी थोड़ा थोड़ा नीचे आएगा ना, तो पानी नीचे नीचे आएगा, तो यहाँ पे एक प्लेन टाइप का नहीं बना लेगा। सेम ईस्टर्न साइड में भी ऐसे ही बनाएगा। ठीक है ना, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है, प्लेन पे खेती होती है भाई, प्लेन पे खेती होती है, खेती के लिए बहुत अच्छा जमीन है, डेल्टा होता है, खेती होती है, बहुत अच्छा जमीन होता है खेती का। ये घाट के जस्ट नीचे है। अगर आपसे पूछा जाए कि वेस्ट वाला जो घाट था ना, उसके वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, और ईस्टर्न कोस्टल जो घाट था, घाट, ईस्टर्न घाट, उसके ईस्ट में आपको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन मिलेगा। प्लेन का मतलब समझ लो, पहाड़ से बारिश के वक्त या नदी के साथ जो मिट्टी वगैरह गया ना, वो थोड़ा सा बैठ गया यहाँ पे, जिसके कारण प्लेन बना। जिस तरह नदन माउंटेन के कारण जो प्लेन बनाया, नदन प्लेन, उत्तरी भूमि, उस पे भी खेती होता है, तो भाई इस पे भी खेती होगा, इस पे खेती होगा। अब जो क्वेश्चन आपको टीआरई 2 में पूछा था, अब याद रख लो, ये जो कच्छ और काठियावाड़ रीजन, देखो ये शुरुआत में जो ये वाला रीजन है, कच्छ और काठियावाड़, ये जो रीजन ना, शुरुआत में जब पेनिनसुलर बना था ना, पेनिनसुलर प्लेटू, तो उसका पार्ट था, बट बाद में धंस गया, थोड़ा नीचे आ गया, इसलिए इसको प्लेन का पार्ट अब बोलते हैं। ये है कोंकण वाला कोस्ट, ये है गोवा वाला कोस्ट, ये है मालाबार। मेन आपको याद कौन रखना है, मालाबार, कोंकण। उसके बाद ये है कोरोमंडल, बहुत फेमस, उसको पायन घाट भी बोलते हैं, और ऊपर का है नदन सारस। तो अब कोस्टल प्लेन कैसे कैसे वो समझ गए। तो अब देखो, अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि यहाँ से साउथ वेस्ट वाला, देखो ऊपर अगर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो अगर मॉनसून जाएगा तो कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, साउथ वेस्ट वाले डायरेक्शन में। टकरा के जब लौटता है ना, तो ऐसे बारिश लौटते वक्त, क्योंकि मेनली मॉनसून क्या करता है, हवा है, हवा यहाँ से जलवाष्प से समुद्र के ऊपर के जो हवा रहेगा वहाँ से पानी उठाएगा और यहाँ पे बारिश करा दे। जब लौटता रहता है ना,
तो यहाँ का पानी उठाता है, यहाँ का पानी उठा कर फिर यहाँ पे बारिश कर देता है। तो इसलिए ना कोरोमंडल पे दोबारा बारिश हो जाती है। किस डायरेक्शन वाले बारिश से बारिश हो जाती है, किस डायरेक्शन वाले मानसून से, नॉर्थ ईस्ट वाले। लौट के आया तो डायरेक्शन अब ये हो गया ना भाई, समझ में आया ना। चलिए याद क्या क्या रहना वो कर लिया। आगे देखिए, अगर आपसे पूछे एक क्वेश्चन वेस्टर्न, चलिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है और डिस्कस कर लेते। इतना आपको याद नहीं रखना है, बस ये समझिए। अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा कोस्ट लाइन सबमर्जेंस का एग्जाम्पल है, तो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। एक्चुअली बोला जाता है, जैसे द्वारका वाला भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो सिटी ऑफ द्वारका है, ठीक है ना, श्री कृष्ण जी का द्वारका, बोला जाता है कि एक समय में वो मेनलैंड का पार्ट था, लेकिन वो अभी जमीन के अंदर चला गया, मतलब जमीन के अंदर नहीं, समुद्र के उस पर चला गया है, ठीक है। उसका इसका कुछ कुछ फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वाला ये पार्ट है ना, ये पार्ट है, तो इसका जो मिडिल पे है ना थोड़ा सा पतला है, जैसे ऐसे बात करें, मिडिल पे पतला, फिर ऊपर और नीचे थोड़ा मोटा मोटा है, समझ में आया ना। नॉर्थ और साउथ वाले पार्ट पे थोड़ा सा चौड़ा है, ज़्यादा ब्रॉड है, लेकिन बीच वाले पार्ट में थोड़ा नैरो है, समझ में आया। उसके बाद क्योंकि हम प्लेन की बात करें, हम घाट की नहीं बात करें कि कौन सा ऊंचा नीचा है, हम पहले कौन सा, ये ऊपर थोड़ा चौड़ा है, बीच में थोड़ा पतला है। उसके बाद क्योंकि ये यहाँ से आपको तो पता होगा ना, हमें अभी बताया कि वेस्टर्न कोस्ट सॉरी नॉर्थ साउथ वेस्ट वाला मॉनसून इधर से गुजरती है, तो ये वाला पार्ट वेट रहेगा ना, थोड़ा गीला रहेगा ना हमेशा। लेकिन यहाँ पे लौटते वक्त थोड़ा जब बारिश होती है यहाँ पे, तो ये पार्ट उतना गीला नहीं रहेगा, ये पार्ट थोड़ा गीला रहेगा, वेट रहेगा, समझ में आएगा ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद ये पार्ट है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत रेयर रिवर जो होगी वो इधर से आएगी, बहुत कम रिवर इधर गुजरती है। और ये वाला जो लाइन है ना वो थोड़ा हार्ड रॉक से बना है। क्या बना है? हार्ड रॉक से बना है। तो कुछ कुछ छोटी छोटी स्ट्रीम इधर गुजरे भी ना, तो उसके पास उतना मिट्टी थोड़ी होगा, ठीक है ना, उतना मिट्टी नहीं होगा तो डेल्टा नहीं बनाएंगे। तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा डेल्टा बनाती है। अगर कहीं पे डेल्टा बना हुआ है, यानी मिट्टी बार बार जमा हो रहा है, आपको नहीं लगता शिप को लाने में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि यहाँ पे फंस जाएगा ना शिप। बट वेस्टर्न साइड में ऐसा कुछ नहीं है। तो वेस्टर्न साइड एक ऐसा ज़मीन है जो बहुत नेचुरल ज़मीन है हार्बर के लिए, ठीक है ना, मछली मारने के लिए, या बहुत सारे आपको यहाँ पे पोर्ट मिलेंगे जो नेचुरल पोर्ट मिलेंगे, ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करना पड़ा। एग्जाम्पल है पोर्ट को, कौन कौन है, ये अभी दरोगा वाले में ऐसा क्वेश्चन आया था एक, कि कौन सा पोर्ट ईस्टर्न साइड है, कौन सा वेस्टर्न साइड है, उस पर क्वेश्चन था। एग्जाम्पल है कांडला, ये गुजरात में आपको मिलेगा। हल्दिया, देखो हल्दिया मिलता है वेस्ट बंगाल में। मजरगांव ये मिलेगा आपको गोवा में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, एक है नाभा सेवा, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। मरमुगांव ये है गोवा में, एक्चुअली ये है गोवा में, ठीक है ना। मैंगलोर, कोची, ये सब वेस्टर्न साइड है। वेस्टर्न साइड पे आपको कई चीज़ और मिलेगी। छोटा सा वे होता है ना, वे खाड़ी, उसको कोब्स बोलते हैं, ठीक है। उसका क्रिक्स भी बनता है इस साइड में, और एस्टुरीज भी बनाती है। तो आपसे पूछा जाएगा कौन सी रिवर एस्टुरी बनाती है, ऑप्शन में दरोगा वाले में ऑप्शन था तापी बनाती है ना, ठीक है। नर्मदा भी बनाती है और तापी भी बनाती है। उसके अलावा डेल्टा नहीं बनाती है, तो हमने बता दिया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है कयाल्स बोल सकते हो, या इसको बैक वाटर बोलते हैं। बैक वाटर मतलब क्या हुआ, देखो ये पार्ट है, ये है ऐसा, जब टाइड्स आएगा तो पानी उठ के इस पार्ट में आ जाएगा। यहाँ पे छोटा छोटा लेक्स टाइप का है, बट ये पानी लौट नहीं पाता है, क्योंकि पानी आया तो इसमें भर गया। अब ऐसा तो नहीं टाइड जाएगा तो ये पानी को लेते जाएगा, नहीं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लेक बन गए। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट लेक है वेम्बनाड लेक, ठीक है ना, वेम्बनाड लेक है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रेस होता है, बोट रेस हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, बोट रेस। ये एक मूवी में दिखाया भी गया है। कौन सी मूवी है, कई सारी मूवी में दिखाया गया है, बट एक मूवी मेरे ध्यान में, एक टाइगर श्रॉफ की मूवी है, जिसमें वो गुरु के पास जाता है कुछ कुछ सीखने के लिए, ठीक है, तो वो वाला।
कलरीपयट्टू सीखने जाते हैं। तो कलरीपयट्टू भी किससे रिलेटेड है? केरला से। क्या है? एक मार्शल आर्ट है। तो ये भी आपको याद रख सकते हो। अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को क्या बोलते हैं? कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस। उसको क्या बोलते हैं? सबमर्जेंस। इसको क्या बोलते हैं? इमरजेंस। ये थोड़ा वाइडर है, चौड़ा ज़्यादा है, थोड़ा ड्राई है। बारिश कहाँ से आएगी भाई? डेल्टा बनाते हैं तो हमें, और ये दोनों सब डिवीजन तो आपने देख ही लिया, ठीक है। और यहाँ पे आपको हार्बर और पोर्ट थोड़े कम मिलेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है यहाँ पे, चिल्का लेक, ठीक है। चिल्का लेक ईस्टर्न कोस्टल में मिलेगा। ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया में। इनलैंड की बात नहीं करते। अगर आपसे सिंपल खाली इनलैंड पूछा जाए तो इसमें सांबर है, बट ये सांबर से भी बड़ा है। टोटल पूछे तो चिल्का ही आंसर आएगा, याद रखिएगा। आइलैंड्स की बात करें तो दो ग्रुप है आइलैंड्स का, एक बे ऑफ बंगाल वाला। देखो क्वेश्चन हम कराएंगे एक बार, तीनों हो जा रहा है ना, अभी ये कराएंगे इसी वीडियो में। अंडमान और निकोबार वाला पार्ट है और एक अरेबियन सी वाला पार्ट है। अरेबियन सी में कौन है? लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड, अंडमान और निकोबार, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये है अंडमान निकोबार वाला पार्ट, ये है लक्षद्वीप वाला पार्ट। अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। अंडमान और निकोबार वाला पहले यहाँ पे देखो, ठीक है। सबसे पहले अंडमान और निकोबार दो पार्ट में बांटा गया, अंडमान में और निकोबार में। क्या बात है? अंडमान और निकोबार में 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच है? अंडमान और निकोबार के बीच। और एक और चीज, अंडमान और निकोबार के राइट साइड में जो सी है उसका नाम है अंडमान सी, ठीक है। अब अंडमान और निकोबार दो अलग अलग पार्ट में बटा है। सबसे पहले समझिए, ये जो अंडमान है, अंडमान भी दो पार्ट में बटा है। एक ग्रेट अंडमान है, अंडमान दो पार्ट में बटा है, ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान। ग्रेट अंडमान खुद तीन भाग में बटा है, नॉर्थ, मिडिल, साउथ। नॉर्थ, मिडिल और साउथ। आपसे इतना डिटेल में क्या क्वेश्चन पूछता है? हाँ पूछता है। आपको मैं बताता हूँ क्या क्वेश्चन, अभी आपको बहुत ज़्यादा इस पे पूछेगा। जैसे एक एक चीज़ इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच है? अंडमान और निकोबार। या और डिटेल में घुसेगा तो आपको बताना है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बैरन आइलैंड किसके पास है? मिडिल अंडमान के पास है। मिडिल अंडमान के राइट हैंड साइड है। भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? वैरन आइलैंड। वैरन आइलैंड है। नारकोंडम जो वोल्केनो ना एक्सटिंक्ट है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जा सकता है डंकन पास किस किस के बीच है? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। ये सारे क्वेश्चन है। उसके अलावा आपसे पूछेगा अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। सैडल पीक, सैडल पीक कहाँ पे? नॉर्थ अंडमान के पास है। नॉर्थ अंडमान पे सैडल पीक। एक चीज और मुझे बताइएगा, अंडमान और निकोबार की कैपिटल क्या है? ये आप मुझे बताइए। अब निकोबार की बात करते हैं, क्योंकि निकोबार भी दो पार्ट में टूटा है। एक है कार निकोबार, एक है, उसके बाद ये इसको एक साथ ले लेते हैं, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार का सबसे सदर्न पॉइंट है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, क्लियर। अब देखिए, जो सैडल पीक है वो कहाँ पे है? नॉर्थ अंडमान पे। कितना ऊंचाई है? 738 मीटर। ये हाईएस्ट पीक है इस आइलैंड्स का। और ग्रेट निकोबार आपसे पूछा है सबसे लार्जेस्ट आइलैंड्स कौन सा है? तो ग्रेट निकोबार, ठीक है। और ये मात्र 147 किलोमीटर दूर है सुमात्रा आइलैंड से। तो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि अंडमान और निकोबार से सबसे नजदीक आइलैंड्स कौन सा है? ऑप्शन दिया था श्रीलंका, मालदीव्स, उसके बाद ऑप्शन था सुमात्रा, एक और ऑप्शन था। तो आंसर क्या हो जाएगा? सुमात्रा आइलैंड। जावा भी ऑप्शन में था। देखो, लक्षद्वीप आइलैंड को शुरू में क्या बोला जाता था? लैकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीन देवी आइलैंड्स बोला जाता था 1973 के आसपास। अब देखो, इसका मेन आइलैंड देखो क्या क्या लिखा है। अमीन देवी आइलैंड, देखो मात्र ज़्यादा आइलैंड नहीं, 36 आइलैंड है इसके पास। अगर आपसे पूछेगा यहाँ पे कि 9 डिग्री चैनल किसके इसके पीछे? एक ऊपर है कावारती और नीचे है मिनिकॉय। और मिनिकॉय और नीचे माले, मालदीव्स की कैपिटल माले के बीच जो चैनल है वो है 8 डिग्री चैनल। क्या है? 8 डिग्री चैनल, ठीक है। ये कोरल रीफ से बना है, लगून से बना है, ये तो हमको पता है, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद कुछ और आइलैंड्स है जो कि आपको मिलेगा अलग अलग जगह पे। इन सब के अलावा एक मजूली, ये आसाम में मिलेगा। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर आइलैंड है,
इंडिया का पहला आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है ये वाला, याद रखिए, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे। सैलसेट है, ये मोस्ट पॉपुलस आइलैंड है, मुंबई जो सिटी है ना इसी आइलैंड पे है। श्रीहरिकोटा एक वेरियर आइलैंड है, आपको पता है यहाँ पे सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है इसरो का। आलिया बेट ये ऑफशोर वाइल्ड वेल साइट है गुजरात का, भावनगर से 45 किलोमीटर दूर है, गल्फ ऑफ खंबात में मिलता है। एक न्यू मुरे आइलैंड है, इसको हम पूर्वासा आइलैंड भी बोलते हैं, ये सुंदरवन डेल्टाइक रीजन में, याद रखना भारत और बांग्लादेश के बीच ये डिस्प्यूट है यहाँ पे, ठीक है ना। और 2010 में ये सबमर्ज कर गया था। पंबन आइलैंड की बात करते हैं, इंडिया और श्रीलंका का कुछ है। और अबुल कलाम आइलैंड, इसको द व्हीलर आइलैंड नियर द उड़ीसा कोस्ट, इसको रीनेम किया गया था, ठीक है। एक देखो सैडल पीक वाला क्वेश्चन है ना, सैडल पीक कहाँ पे, नॉर्थ अंडमान में। अब चलिए हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो ये पिछले क्लास से क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटू। मेघालय प्लेटू का कौन सा पार्ट नहीं है, भुवन, गारो, खासी, जयंतिया या नन ऑफ दीज। तो जो आपको तीन तो मैंने बताया था, गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों किसका पार्ट है, मेघालय प्लेटू का। मेघालय प्लेटू एक्चुअली ओरिजिनल किसका पार्ट है, जो मेन प्लेटू है ना उसी का पार्ट है, बीच में एक गैप है जिसका नाम है मालदा गैप। एक और नाम क्या है उसका, मेघालय गारो राजमहल गैप। क्या नाम है, गारो राजमहल गैप। कल उस दिन प्लेट्यू के बारे में डिस्कस किया, तो आपको बताना है अरावली और विंध्यन रेंज। अरावली यहाँ पे, विंध्यन रेंज है यहाँ पे, इसके बीच एक प्लेट्यू है, इस प्लेट्यू का क्या नाम है, मालवा प्लेट्यू। क्या नाम है, मालवा प्लेट्यू, ठीक है। देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, किस स्टेट के साथ सबसे लंबा कोस्ट लाइन है। अगर टोटल की पूछा जाए, यहाँ पे स्टेट के साथ यूटी भी लगा दिया जाए तो आंसर होगा अंडमान और निकोबार। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राज्य से पूछ रहा है, तो राज्य में आंसर है गुजरात। क्या है, गुजरात। मैं थोड़ा सा लंबाई दिखा देता हूँ आपको। देखो इंडिया का 9 राज्य और 4 यूटी कोस्ट बॉर्डर बनाता है पानी से, तो उसमें सबसे ज़्यादा लंबा है गुजरात के साथ। अगर यूटी की बात करें तो अंडमान और निकोबार के साथ सबसे ज़्यादा है, ठीक। टोटल भी बात करें तो अंडमान और निकोबार। कितने राज्य, 9 राज्य और 4 यूटी। एक वर्ड है, ड्यूरिंग एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ज्योग्राफी द टर्म रत्नाकर। रत्नाकर का क्या मतलब, रत्नाकर का मतलब होता है ज्वेल्स वगैरह, ज्वेलरी, ऐसा प्लेस जहाँ पे ये सब मिलता है। तो ये इंडियन ओशन के बारे में, क्या इसके बारे में, ए प्लेस वेयर जेम्स एंड ज्वेल्स आर फाउंड। तो इंडियन ओशन के बारे में बोलते हैं रत्नाकर। क्या बोलते हैं, रत्नाकर। अब ये वाला बताओ आप, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट, हम बताए थे, ऑफ इंडिया इज लोकेटेड बिटवीन कृष्णा डेल्टा एंड केप ऑफ कैमरिन। इसके भी जो कोस्ट है उसको क्या नाम है, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। ये तो ऑब्वियसली कृष्णा रिवर बे ऑफ बंगाल में जाती है, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये हो सकता है बट ये ऊपर है ना। पाक स्ट्रेट किस किस के बीच है, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच है पाक स्ट्रेट, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि ग्रेट निकोबार से सबसे नज़दीक कौन है, सुमात्रा। ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बैरन आइलैंड के बारे में। ये एक एक्टिव वोल्केनो, हमने इसके बारे में डिस्कस किया, तो 1 पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट होगा। एक्टिव वोल्केनो है तो ऐसा नहीं कि 1991 के बाद कभी आया नहीं, एक बारी और आया है, इसी के लिए क्वेश्चन ये थोड़ा सा न्यूज़ में था। न्यूज़ में ऐसा नहीं कि इसी साल आया था, कुछ पहले आया था, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है। ये 140 किलोमीटर ग्रेट निकोबार से दूर नहीं है, जो पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है ना अंडमान निकोबार की, उससे लगभग 140 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। ग्रेट निकोबार से लगभग 540 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। 2004 के आसपास भी आया था। एडम ब्रिज जिसको हम बोलते हैं राम जी के द्वारा बनाया गया ब्रिज है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, धनुषकोडी से। अगला क्या है, आइलैंड जो ग्रुप है ना लक्षद्वीप का, वो क्या है, एकोमुलेशन ऑफ कोरल रीफ, वोल्केनो सब्सटेंस, सेडिमेंटेशन या एवं, मतलब कोई भी सही नहीं है, तो ये कोरल रीफ का एकोमुलेशन है।
इंडिया और श्रीलंका के बीच कौन सा आइलैंड है इसमें? एलिफेंट आइलैंड, रामेश्वरम, निकोबार या सेलसेट है? ये रामेश्वरम है। ठीक है, ये हम सबको पता है। अब थोड़ी एलिफेंटा के बारे में देख लेते हैं। ये 10 किलोमीटर आपको गेटवे ऑफ इंडिया से दूर मिलेगा। निकोबार का तो पता ही है। ये कोरी ग्रीक कहाँ पे? रन ऑफ कच्छ में। देखो क्वेश्चन मैं वही कराता हूँ ना जो डायरेक्टली एकदम थ्योरी का पार्ट नहीं था। थ्योरी का पार्ट था तो मैंने एक एक चीज बता ही दिया आप लोगों को। ठीक है ना, जैसे अब मैं बार बार क्वेश्चन वही पूछ लूँ, 4-5 कोस्ट है उसी के बारे में पूछ लूँ, आइलैंड्स के बारे में, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल के बार बार पूछूँ तो वो तो फिर सेम ही बात दोबारा रिपीट हो जाएगी ना। ये क्वेश्चन भी याद रखिए कि सर क्रीक जो डिस्प्यूट है ना किस किस देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे रिवर। ठीक है, रिवर का भी ऐसे ही क्वेश्चन करते रहेंगे, साथ साथ क्वेश्चन भी करते रहेंगे। एक बारी पहले इंडस डिस्कस करेंगे, सिंधु नदी की सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल जो एकदम आसान रहेगा उसको नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे जो थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़े। फिर गंगा रिवर, ठीक है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र, उसके बाद तो एक वीडियो में बाकी सारा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।